बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आइनी तरमीम पर डाला जाने वाला बड़ा डाका कैसे रुका, उसके हवाले से आज एक्सक्लूसिव खबर लेकर हम आपके पास हाजिर हुए हैं। रात क्या पेशरफ्त होती रही और इस वक्त जबकि हम वीडियो तैयार कर रहे हैं, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, ये मामला कहां तक पहुंचा है और आने वाले दिनों में मामला अब क्या रुख इख्तियार करते नजर आ रहे हैं। बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो है नाजरीन। हम आपको बहुत पहले से बता चुके हैं कि जो मौलाना फजलुर रहमान हैं, उन पर दोस्त ममालिक चीन और सऊदी अरब का मुसलसल दोस्ताना दबाव है कि आपने अगले सेटअप में अगले 10 साल की सियासत में इमरान खान के साथ चलना है और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना जिनका बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान की ज़ात और पीटीआई को मिलिया मेट करने के हवाले से हो। इस हवाले से 2 रेड लाइंस हैं जो हम साबका वीडियोस में भी आपको बता चुके हैं। उन पर मौलाना फजलुर रहमान डटे हुए हैं। कल जो पिछली रोज़ वाक़या पेश आया उसमें ये तासुर दिया गया नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से कि इन दोनों मामलात पर हमने मौलाना को कायल कर लिया है और उसके पीछे क्या राज था वो भी आज हम आपके साथ खोलेंगे कि वो मौलाना को बज़ाहिर कायल किया गया था या उन्हें टेक्निकल नॉकआउट करके एक वारदात डालने की तैयारी थी। वो खौफनाक वारदात जब मौलाना के नोटिस में लाई गई और फिर एक बार फिर दोस्त ममालिक की तरफ से राब्ता हुआ कि आपको बड़े तरीके से गुमराह करके इस्तेमाल करने का मंसूबा है, तो मौलाना भड़क उठे। फिर उन्होंने जो मुलाकात की पीटीआई के वफद से और उसके बाद जो गुफ्तगू की वो उनके इसी आग बगोला होने का मजहर थी और जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप बदमाशी करेंगे तो हम भी जवाब में बदमाशी करेंगे। इस हद तक वो इसलिए भड़के कि उन्हें बताया गया कि जनाब ये देखें, ये वो फार्मूला है जिसके तहत आपके साथ चीटिंग की जाने वाली है और आपकी पार्टी को किस तरीके से इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फिर फेंक दिया जाएगा। बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो है नाजरीन। तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, मसला ये हुआ कि जो मंसूबा था और जो रेड लाइंस खींची हुई हैं मौलाना ने, मौलाना के दोस्तों ने, इमरान खान ने, इमरान खान के दोस्तों ने, पाकिस्तान की जो डीप इस्टेब्लिशमेंट है वो भी अब इस नुक्ते तक पहुंच चुकी है कि बड़े टेक्निकल तरीके से ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं ये हुकूमत को तो ये अपोजिशन को तो घेर ही रहे हैं, ये बड़े टेक्निकल तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द भी घेरा डाल रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट को एक इस अंदाज में फंसाने की कोशिश की जा रही है ताकि कल को जब अमेरिका से दबाव आए, बरतानिया से दबाव आए, तो इस्टेब्लिशमेंट के पास उसको इनकार करने का कोई रास्ता ना हो। माजी में हमने कई बार देखा है नाजरीन कि इस्टेब्लिशमेंट जिस इशू पर अमेरिका को इनकार करना चाहती है वो खुद इनकार नहीं करती, बल्कि उसके लिए वो पाकिस्तान की रायनामा का हवाला देती है, पाकिस्तान के आइन का हवाला देती है और हमारे मुंतखब हुकूमतों के मौक़िफ़ का हवाला देती है, सियासी हुकूमतों के। लेकिन वारदात ये हो रही थी कि आइन में ऐसी तरामीम कर दी जाएं कि जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के पास ये सारे बहाने ख़त्म हो जाएं और फिर जब दबाव आए तो उनसे कहा जाए कि देखें अब तो ये फार्मूला है, ये आइन में तरमीम हो चुकी है, हुकूमत आपके साथ है और अवाम इस वक्त अगले आम इंतखाबात तक बेबस हैं, तो आप हमारा ये काम करें। तो इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए खुद इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा हिस्सा नहीं चाहता कि कुछ ऐसी तरामीम भी कर दी जाएं आईने पाकिस्तान में कि जिसके तहत पाकिस्तान में एक आईनी मार्शल लॉ लग जाए, क्योंकि मार्शल लॉ हुकूमतों में इस्टेब्लिशमेंट के पास इनकार का कोई रास्ता नहीं होता। मार्शल लॉ हुकूमतों के जिस तरह आपने देखा कि आवाम को बहुत से फ़ायदे भी मिले कि महंगाई उन अदवार में कंट्रोल में रही, उन अदवार में करप्शन का लेवल कुछ नीचे आ गया, उन अदवार में जो ग्रास रूट लेवल तक जो इख्तियारात हैं वो आवाम को मुंतकिल किए गए, जैसे कि अपना
ایوب خان کے دور میں بنیادی جمہوریتیں تھیں، ضیاء الحق کے دور میں ایک بلدیاتی نظام آیا اور پرویز مشرف کے دور میں مقامی حکومتیں بنی۔ یعنی ماشاء اللہ کے بہت سے فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات بہت خوفناک ہیں کہ پھر ایسے کام لیے جاتے ہیں افواج پاکستان سے اور پاکستان سے جو امریکہ کے انٹرنیشنل آرڈر ہے، جو ان کا ایک عالمی ایجنڈا ہے، اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اب وہ اس دلدل سے، اس چنگل سے خود بھی باہر نکلنا چاہتی ہے۔ عمران خان نے جو ایبسولیوٹلی ناٹ کہا تھا وہ ان کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، خود افواج پاکستان کی جو سوچ ہے اب وہ بھی یہی ہے، لیکن وہ یہ جو قدم ہے وہ یہ قدم ایک پورے قومی اتفاق رائے کی بنیاد پر اٹھانا چاہتی ہے۔ لیکن اگر تمام اختیارات کا بڑے ٹیکنیکل طریقے سے منبع و مرکز آئینی طور پر بھی آپ افواج پاکستان کو بنا دیں گے تو اس کے بعد پھر افواج پاکستان کے پاس بھی جو حرف انکار ہے وہ باقی نہیں بچے گا۔ یہ بہت باریک واردات لندن پلان کے تحت کر رہے تھے نواز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور میاں محمد شہباز شریف۔ اس سارے معاملے کو جو ہی بھانپ لیا گیا تو یہ اس کا تعلق اسی اسٹریٹجک بلاک سے ہے ناظرین، جو ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ چین، روس، سعودی عرب، ایران، ترکی اور بہت سے ممالک جو خطے کے ہیں، ایشیا کے، افریقہ کے، جنوبی افریقہ کے اور یورپ کے بہت سے ممالک ایک نیا اسٹریٹجک بلاک تشکیل دے رہے ہیں اور پاکستان اس اسٹریٹجک بلاک کا بڑا اہم حصہ ہوگا۔ اور عمران خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان کے عوام، پاکستان کا آئین اور تمام پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز، اعلیٰ عدلیہ، ریاستی ادارے اور افواج پاکستان سب مل کر ایک ایسی بیلنسڈ پالیسی اختیار کریں گے کہ پھر ہمارا جو تعلق ہے اس نئے اسٹریٹجک بلاک سے بھی برابری کی بنیاد پر ہوگا، اور جو پرانا اسٹریٹجک بلاک جو موجودہ انٹرنیشنل رجیم ہے امریکہ، برطانیہ اور نیٹو ممالک پر جو مشتمل ہے، جاپان بھی اس میں شامل ہے، آسٹریلیا بھی اس میں شامل ہے، ان سب کے ساتھ بھی برابری کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات رکھے جائیں گے۔ فرینڈز ناٹ ماسٹرز جو ایوب خان نے ایک کتاب لکھی تھی، یہ اس طرف جا رہا ہے سارا معاملہ۔ بڑی ناظرین ہم اندر کی خبر آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ایوب خان نے جو ایک کتاب لکھی تھی آخری دنوں میں اپنے کہ فرینڈز ناٹ ماسٹر، ہمیں دوستوں کی ضرورت ہے، ہمیں ماسٹرز نہیں چاہیے، لیکن امریکہ ہمارا ماسٹر بننا چاہتا تھا۔ اس ماسٹر بننے کے چکر میں اس نے ضیاء الحق کو بھی اڑا دیا طیارے سمیت، اس نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پھانسی دے دی۔ بہت بڑے پیمانے پر اس ساری صورتحال سے، اس چنگل سے نکلنے کے لیے کوششیں جاری ہیں، اور قابل اطمینان بات یہ ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں یا خطے میں ہیں وہ جاگ رہے ہیں اور وہ مسلسل جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جد و جہد ابھی تک ایوانوں کے اندر ہے، یہ جد و جہد ابھی تک جو ڈرائنگ رومز میں میٹنگز ہیں وہاں پر ہے، یہ جد و جہد ابھی تک اقتدار کی شطرنج کے جو مہرے چل رہے ہیں اس میں جاری ہے۔ اگر یہ وہاں پر کامیاب نہ ہوئی تو پھر یہ جد و جہد سڑکوں پر آ جائے گی، پھر یہ جد و جہد شاہراہ دستور اور ڈی چوک پر چلے گی، ریڈ زون میں چلے گی۔ اس لیے ہم آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی پرانی ویڈیوز میں آپ کو بار بار کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ معاملہ پھر بنگلہ دیش ماڈل کی طرف جائے گا، اور جس طرح کی یہ ترمیم گزشتہ رات تک تیار کر کے کرنا چاہتے تھے اور مولانا فضل الرحمان کو کس طریقے سے انہوں نے گھیرا تھا، اس کا مقصد بھی آخر کار مصر ماڈل بنانا تھا پاکستان کو۔ اور وہ جو واردات کیا تھی، وہ واردات یہ تھی کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا اس آئینی ترمیم کو۔ پہلے حصے میں کچھ ایسے اقدامات کیے جانے تھے کہ جو موجودہ بحران ہے، جو موجودہ صورتحال ہے، جیسے قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ اب سر پر آ گئی ہے تو اس صورتحال سے وہ نکلنا چاہتے تھے اور کچھ چیزیں اپنی اس میں وہ منظور کروانا چاہتے تھے۔ پھر ایک دفعہ دوبارہ قابو پا کر پھر ایک دوسری ترمیم لائی جانی تھی، اور پھر مزید قابو پا کر وہ آخری حملہ کیا جانا تھا، جس کے بعد پاکستان میں ایک مکمل طور پر مارشل لا لگ جاتا، عوام بھی پھنس جاتے، سیاسی جماعتیں بھی پھنس جاتی اور خود ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی پھنس جاتی۔
और फिर इस्टेब्लिशमेंट से कहा जाता कि अब पाकिस्तान को उसी तरह फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा करना है, क्योंकि अब सारे इख्तियारात आपके पास हैं। जिस तरह मार्शल्ला में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास फिर इनकार करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर या तो वो अयूब खान की तरह इस्तीफ़ा देकर घर चला जाए या फिर ज़ियाउल हक की तरह उड़ा दिया जाए। यही फिर आखिरी उनके पास ऑप्शन रह जाता है। और हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी अब सारे जो धोखे हैं, वो जो सारे उस पर दबाव इंटरनेशनल आते रहते हैं, उन सब से आगाह है और वो खुद भी इस सूरत हाल से बचना चाहती है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं, वो अपने एक घटिया से 4-5 साल के इक़्तिदार के लिए इस्टेब्लिशमेंट को भी इस तरीके से बेड़ियां पहनाना चाहती है, अनदेखी बेड़ियां, और पाकिस्तान के अवाम को भी। इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान तक जब फिर दबाव दोबारा आया, दोस्त ममालिक की तरफ से पैगामात पहुँचे कि आपने रेड लाइन जो खींची हुई हैं उनकी तरफ पेशकदमी शुरू हो चुकी है। रेड लाइन्स अब हम आपको बता देंगे क्या हैं। रेड लाइन पहली नाज़रीन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सीनियर मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा जो सीनियर जस्टिस हैं, उनको ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। ये कहता है मौजूदा आईन पाकिस्तान। इस शिक को नहीं छेड़ा जाएगा, ये पहली रेड लाइन है। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह को अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से रोकते हैं या मुस्तकबिल में किसी जस्टिस को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से रोकते हैं जो सीनियर मोस्ट होगा, तो इस उसूल को आप रेड लाइन समझें। अगर इस उसूल को वायलेट करने का रास्ता निकल आया तो फिर आप यूँ समझ लें कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी जकड़बंदी लग गई, उसको भी बेड़ियां पहना दी गई, क्योंकि फिर ऊपर से अमेरिका से ये आएगा कि उनके किसी चहीते को, उनके किसी जो ऐसा जस्टिस जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट के साथ वादे मुआहदे कर चुका हो, जैसा कि फाइज ईसा है जिसने बरास्ता लंदन प्लान वादे कर लिए थे, उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनवा दिया जाएगा एक बार। और फिर जब इंसाफ के हसूल के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे तो मुल्क में अमलन मार्शल्ला ही लग जाएगा, जैसा कि 9 मई के बाद हम देख रहे हैं। ये अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये 100% मार्शल्ला नहीं था, क्योंकि बहुत से जज साहिबान और बहुत सी हाई कोर्ट्स फिर भी आज़ादाना फैसले दे रही थी। इसी तरमीम में चूँकि साथ ही जो आला अदलिया के जज साहिबान हैं उनकी तकर्री का मामला और जो आईनी और सियासी केसेस हैं उनके बेंच की तश्कील का मामला फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट के पास था और सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी के पास था। अब पहले मरहले में उसे यूं छोड़ा गया कि जब एक दफ़ा फिर चीफ जस्टिस के हाथ पांव बांधे गए, क्योंकि 3 रुकनी कमेटी बना दी गई। लेकिन जब हुकूमत ने देखा कि ऐसी सूरत हाल भी बाज़ औक़ात पैदा हो जाती है कि वो 3 रुकनी कमेटी में भी हमारी अक्सरियत नहीं रहती, तो अब उसका ये उन्होंने हाल निकाला कि जो सियासी और आइनी एक बेंच तश्कील दिया जाएगा सियासी व आइनी मामलात की तश्कील की समात के लिए, उसके बेंच की तश्कील भी जो सुप्रीम कोर्ट का ना चीफ जस्टिस करेगा ना उसकी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी करेगी, बल्कि उन केसेस की समात के लिए बेंच की तश्कील सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और पार्लियामानी कमेटी मिलकर करेगी। यानी समात सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, बेंच में कौन होगा ये फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी, बाहर से मुसल्लत किया जाएगा। और मजीद ये कि उसका भी कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, आप पाबंद नहीं है कि आप जो सीनियर मोस्ट 5 या 10, 5 या 4 या 7 जो सीनियर मोस्ट जज साहिबान हैं उन्हीं में से आप पैनल बनाएंगे। ये आपकी सवाबदीद पर है, यानी पार्लियामानी कमेटी की सवाबदीद पर है और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की सवाबदीद पर है कि वो 16, 17, 18 या 25 जितने भी वो जज बढ़ा दिए जाएंगे, जज बढ़ाना भी उनकी सवाबदीद हो जाएगी और ये जो बेंच बनाना है ये भी उन्हीं की सवाबदीद हो जाएगी। तो यूँ पहले मरहले में सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ी तादाद में जज साहिबान भर्ती किए जाएंगे और फिर जो लार्जर बेंच बनेगा उसमें ऐसे जजेस शामिल कर दिए जाएंगे जो आईनी केसेस की समात करेंगे, सियासी केसेस की, जिनमें जो आज़ादाना माइंड रखने वाले और जो बड़े जज साहिबान हैं, सीनियर जज साहिबान, वो शामिल ही नहीं होंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पूरे आइन का फिर आहिस्ता आहिस्ता हुलिया ही बिगाड़ दिया जाएगा। जो 1973 का आइन है जिस पर सब लोग बड़ा मान करते हैं कि इसमें सूबों के लिए बड़े हकूक़ हैं, इसमें अवाम के इंसानी हकूक़ के, आज़ादियों के
नज़रिया पाकिस्तान से मुतल्लक़, ख़त्म नबूवत से मुतल्लक़ और बहुत से हवालों से भी इस आईन पाकिस्तान में बहुत सी रेड लाइंस हैं। वो तमाम रेड लाइंस फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और पार्लिमानी कमेटी की सवाबदीद पर होंगी। जिस भी रेड लाइन को वायलेट करने का मंसूबा होगा उसके लिए फिर ये लोग अपनी मर्जी का एक बेंच बनवाया करेंगे और फिर उसमें खुद ही वो एक रिट दाखिल करवाया करेंगे किसी वकील के ज़रिए और फैसला ले लिया करेंगे। यानी होगा क्या फिर कि जो असल फैसला है वो इस्टेब्लिशमेंट करेगी और उनके ये जो कठपुतली सियासतदान हैं वो करेंगे, लेकिन वो कहलाएगा कैसे? वो फैसला ना इस्टेब्लिशमेंट का फैसला कहलाएगा, ना वो पार्लियामेंट का फैसला कहलाएगा, ना हुकूमत का। वो फैसला लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से और फिर बाद में जो चैनल्स पर बैठ कर इनके देखें जी ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और भाई सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला कैसे हो गया? फैसला तो आपने बड़े टेक्निकल तरीके से दिलवाया है कि अपनी मर्जी के पहले जज भर्ती किए, फिर अपनी मर्जी का एक बेंच बनाया और फिर उनके जिम्मे जो वो तो कठपुतलियां होंगी वो जो फैसला दे देंगी। यानी फिर ये बंदूक आने वाले बरसों में, आने वाली दिहाइयों में ये जो गुलामी की बंदूक है वो अवाम पर, आईने पाकिस्तान पर चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करने का बहुत खौफनाक, बहुत गहराउना, बहुत गहरा प्लान है। इसीलिए हमने आपको वीडियो साबका में खबरदार कर दिया था कि ये 3 मराहल में मौजूदा आईने पाकिस्तान को मिलियामेट करना चाहते हैं और ये जो मौजूदा आईनी तरमीम है वो उसका पहला मरहला है। पहले 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की जाएगी, फिर 27वीं और फिर 28वीं और फिर जो ये मंजर हमने आपको बताया है ये पाए तकमील को पहुंच जाएगा। जब इस तरह पाकिस्तान में एक आईनी मार्शल लॉ मुसल्लत हो जाएगा तो फिर ये जो कठपुतली हुकूमत है ये अपना नकाब उतार देगी और फिर ये एलानिया कह देगी कि हमारा नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा सी पैक से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा इस खित्ते में एक इंडिया के साथ और ये जो जनूबी एशिया है हमारे मामला, हमारे दुख दर्द इनके साथ हैं। इसलिए हम जो इंडिया से तजारत भी करेंगे, हम कश्मीर को भी भूल जाएंगे और हम जो आलमी रस्साकशी है इसमें चूँकि जी 75 साल से हम अमेरिका के साथ चले आ रहे हैं, जो तमाम पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं वो भी अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में मुकीम हैं, तो हम उनके नेचुरल अलाई हैं। इसलिए पाकिस्तान जो है इस किसी नए पंगे का मुतहमल नहीं हो सकता। आलम इस्लाम में जो अमेरिका ने दहशतगर्दी शुरू कर रखी है हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। गज़ा में जो कुछ हुआ हमें उससे कुछ गर्ज नहीं रही, जनूबी लबनान में जो कुछ हुआ हमें उससे कुछ गर्ज नहीं रही और अब ईरान में जो कुछ होगा हमें उससे भी कुछ गर्ज नहीं है। तो ये नाज़रीन वो खौफनाक मंजर है जिसकी तरफ ये इस मुल्क को ले जाना चाहते हैं। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान को जब सारी सूरत हाल बताई गई और दोस्त ममालिक की तरफ से एक बार फिर राबिता हुआ तो वो उस सारी जो शिक्के थी उनको उन्होंने रेड लाइंस एक बार फिर करार दे दिया। इसके जवाब में फिर उन्हें यह पैगाम पहुंचाया गया जब पिछली मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान से कि जनाब अगर आप हमारा साथ नहीं देते तो आप कम से कम इतनी मेहरबानी करें कि अपने कुछ सेनेटर्स को और कुछ MNAs को ये इजाज़त दे दें कि वो फ्लोर क्रॉसिंग करके इस तरमीम के हक़ में वोट दे दें ताकि हमारा ये काम हो जाए। उसके अगेंस्ट फिर हम आपको ये सहूलतें देंगे और अनदेखी सपोर्ट देंगे, अनदेखे मुआवजे देंगे और बहुत कुछ पेशकशें की गई। लेकिन दूसरी तरफ से हम आपको बता चुके हैं कि सी पैक के हवाले से जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है उस हवाले से भी मौलाना के पास, JUI के पास और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़ी पेशकशें हैं कि खुशी और खुशहाली जब आएगी तो न सिर्फ मौलाना उससे इंजॉय करेंगे, JUI से इंजॉय करेगी, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान इंजॉय करेंगे, बल्कि पूरा पाकिस्तान इंजॉय करेगा और पूरा खित्ता इंजॉय करेगा। तो इसलिए मौलाना एक बार फिर बरहम हो गए हैं। तो फिर ज़ोर ज़बरदस्ती का आखिरी फार्मूला था कि उनके MNAs और सेनेटर्स को पेशकश कर दी जाए। उनको ऐसी खौफनाक यानी अरबों रुपए तक की अब पेशकशें हो रही हैं कि एक दफ़ा ये तरमीम मंजूर करवा लें, सुप्रीम कोर्ट में अपना बंदा बिठा लें, तरमीम के ख़िलाफ़ लामहला जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जब जस्टिस यहिया आफरीदी बैठे होंगे और बाकी जो आज़ाद जज साहिबान हैं उनके जो
पर हैं वो काट दिए जाएंगे, नाखून काट दिए जाएंगे, दांत निकाल दिए जाएंगे, तो वो भी कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये सारा मंजर जब मौलाना ने देखा तो फिर उनको भी वही आखिरी रास्ता नजर आया जो इमरान खान ने कहा था। नाज़रीन देखें इमरान खान की बसीरत कि इस आईनी तरमीम को रोकने का एक ही रास्ता है। उन्होंने कहा था, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि अली अमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका एक ही रास्ता है कि आपने दो काम नहीं होने देने, एक आईनी तरमीम नहीं होने देनी और दूसरा जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी करवाना है। इस काम के लिए आपको डी चौक में जाना होगा, वहाँ बैठना होगा। जब तक ये दो काम नहीं हो जाएंगे आपने वहाँ से नहीं उठना, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जाती है तो जाए। अब यही जो आखिरी हल मौलाना ने भी यही बताया है कि अगर आप बदमाशी करेंगे तो फिर हम भी बदमाशी करेंगे, फिर हम भी रेड जोन की तरफ आएंगे। तो नाज़रीन सूरत हाल घूम फिर कर उसी फार्मूले पर आ गई है जो इमरान खान का फार्मूला था कि ये चूँकि तहैया किए हुए हैं कि धौंस धांधली के ज़रिए जिस तरह 8 फरवरी का इलेक्शन चुराया गया था, अब उसी तरह आईनी तरमीम करके आईने पाकिस्तान को भी चुरा लिया जाए, आईने पाकिस्तान पर भी डाका डाला जाए। ये सारी अंदर की कहानी थी जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो भी मुस्तकबिल में आने वाले चंद घंटों में नई डेवलपमेंट्स होंगी वो भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।